नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेट आज के 28 मई 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं आज थोड़ा लेट हो गया हूँ। उसके लिए मैंने वैसे तो अनाउंस कर दिया था एडिटोरियल वाले वीडियो में, पर हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई हो। बट मैंने ये बोल दिया था कहीं जाके आया हूँ तो थोड़ा सा डिले हो चुका है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे कोऑपरेट करेंगे डेफिनेटली। तो देख लेते हैं न्यूज़ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। फ्रंट पेज पे आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच में टग ऑफ वॉर खिंचता चला जा रहा है। अब ट्विटर भी कूद गया और ये कह रहा है ट्विटर कि जो दिल्ली पुलिस के द्वारा ट्विटर के जो ऑफिसेज है वहाँ पर जाकर के रेड मारनी, ये बोला इंटिमिडेशन है। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं डराना धमकाना एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो वैसे देखो ये एक टग ऑफ वॉर चल रहा है ट्विटर के साथ में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का देखो पिछले 5-7 महीने से पहले ही चल रहा है। रही सही में अब दूसरी जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई तब से, जब से 26 मई से जो नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें कुछ ऑब्लिगेशंस थी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि वो कुछ ना कुछ काम करे, कुछ नया करे। जिसमें नए में एक काम तो था कि एक पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर के तौर पे एक इंडिविजुअल को अपॉइंट करे। दूसरा, नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिस फिक्स करे जहाँ पर अगर किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वो जहाँ जाकर के अपनी परेशानी को एड्रेस करवा सके उस ऑफिस में जाके। तीसरा ये था कि अगर कोई भी ऐसी पोस्ट जो कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर की जाती है जो कि नेशनल इंटेग्रिटी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है, तो ऐसे में उस पोस्ट को ओरिजिनेट किसने किया, मतलब यूज़र कौन है जिसने वो पोस्ट शुरू की थी, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की बात की गई। तो ऐसे कुछ मुद्दे थे। तो उन चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बार बार एक ही चीज़ कर रही है कि एक तो फ्री स्पीच पर कहीं ना कहीं अटैक है, जो आर्टिकल 19 में हमारे यहाँ पर एनविसाज किया हुआ है। बट गवर्नमेंट का ये कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू प्रिवेसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसाज भी किया हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं उसी को फॉलो कर रहे हैं। बट नेशनल सिक्योरिटी भी हमारी एक ड्यूटी है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस आर्टिकल में, इस न्यूज़ में कुछ था नहीं, बस एक जिस्ट था, वो मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा फाइजर की कुछ डोज जुलाई तक आ सकती हैं, पर गवर्नमेंट की तरफ से जो एक इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू रिक्वायरमेंट की गई थी उसका भी कुछ पक्का है नहीं। तो देखो वैसे फ्रंट पेज पे एक भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो हमें पूरा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत हो, ठीक है। बाकी ये वाला जो मुद्दा है ना, ये जो आईटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूल्स 2021 के, ये सारी डिटेल आपको एक वीडियो में मैं परसों दूंगा, 100% मिलेगा आपको। आगे देखते हैं। एक छोटी सी न्यूज़ है पेज नंबर 2 से कि एक रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है केरला सरकार के द्वारा, जो कि अच्छी बात है। कल हमने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें ऑर्फन जो बच्चे हो गए, जो अनाथ बच्चे हो गए हैं, जिनके माता पिता इस कोविड के चलते बहुत ज़्यादा, मतलब माता पिता को वो खो चुके हैं, तो ऐसे में उनको देखो केरला सरकार के द्वारा एक ऐसा ना कि एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प की जाएगी। एक तो 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, फिर उसके बाद में जब तक वो 18 साल के होंगे तब तक उनको 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हेल्प दी जाएगी, और उसके बाद में उनकी जो ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन पे जो पैसा लगेगा वो खर्चा भी सरकार उठाएगी। तो ये एक एड दी जा रही है केरला सरकार के द्वारा, जो कि काबिले तारीफ है। और दूसरी चीज़, दूसरे स्टेट्स को भी इस लर्निंग पे ही काम करने की ज़रूरत है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई सर्कल के अंदर आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। फिर आप देखोगे राजस्थान स्पेसिफिक चीज़ है। राजस्थान स्पेसिफिक में तो ज़्यादा नहीं, हमारे लिए एक तो काम की ये चीज़ है देखो कि कोविड-19 के चलते जो रेस्ट्रिक्शन लगा दी ना मोबिलिटी में या स्कूल्स में, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो सैनिटरी पैड्स दिए जाते थे, उन पैड्स का यूज़ करके जो गांव की लड़कियां थी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रोटेक्ट कर पा रही थी कुछ भी इन्फेक्शन से या कोई भी प्रॉब्लम से। बट प्रॉब्लम क्या आ गई, कोविड-19 के चलते स्कूल्स बंद हैं, स्कूल्स के अंदर फ्री में सैनिटरी पैड्स मिल रहे थे, वो बंद हो गए। तो ऐसे में एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं हेल्थ पे। तो ये चीज़ इसमें बताई हुई, ये चीज़ कोई राजस्थान स्पेसिफिक नहीं है, थ्रू आउट इंडिया कॉमन है ये। दूसरी चीज़ यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने ये कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी कि आप हमें डिटेल्स प्रोवाइड करो कि पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स आए हुए जोधपुर में कैंप्स में रह रहे हैं, जोधपुर के आसपास वाले रीजन में, उनके वैक्सीनेशन के लिए आप क्या कर रहे हो। देखो 2 मुद्दे यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। एक तो वो पाकिस्तान के रेजिडेंट है, तो ऐसे में वो अगर पाकिस्तान छोड़ के हमारे यहाँ है तो उनके पास में
खाने की प्रॉब्लम है, रहने की प्रॉब्लम है, वो कैंपों में रह रहे हैं। तो एक तो परिस्थिति हो गई ये कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना वो कर रहे हैं कि उनके पास में लाइवलीहुड भी नहीं है प्रॉपर, जिससे कि आसानी से ज़िंदगी जी सके। और दूसरी चीज़, वैक्सीनेशन के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है आधार कार्ड की एंट्री, और आधार कार्ड जैसी आइडेंटिटी उनके पास में है नहीं, तो वैक्सीन भी नहीं ले पा रहे। तो दोनों मुद्दे को लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा एक क्वेश्चन किया गया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे बताया जा रहा है कि यूके में जो अभी नए केसेस आ रहे हैं उनमें 75% केसेस हैं B.1.617.2 वेरिएंट के। अब B.1.617 वेरिएंट है, उसका फर्स्ट टाइम जो आइडेंटिफिकेशन की गई थी वो इंडिया में की गई थी, और उसी के वेरिएंट का कहीं ना कहीं इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो इधर जो न्यूज़ है वो है कि चाइना के द्वारा स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो यूएस है अपनी तरफ से जो स्ट्रेटेजी बना रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कैओस क्रिएट कर सकता है इस रीजन में। ठीक है। दूसरी चीज इसमें आप देखोगे क्वेड को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। क्वेड में 4 कंट्रीज आपको पता है, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ऐसे में ये एक तो बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के चलते बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो सकती है। एक न्यू कोल्ड वॉर सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, जिसमें कि कंट्रीज, यहाँ पर 2 कंट्रीज है, एक चाइना एक यूएस है, वो कहीं ना कहीं सेलेक्टिव मैनर में या फिर लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ में अलायंस क्रिएट करेंगे। वो अलायंस भी कैसी होगी? मिलिट्री अलायंस। तो ये चीज चाइना के द्वारा ब्लेम की जा रही है, और ऐसे में चाइना के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर यूएसए इसी तरीके को कंटिन्यू करता रहा तो हमें भी इंस्टिगेट करेगा, यूएसए हमें भी उकसाएगा कि हम भी इसी तरीके के कदम उठाए। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा बताया जा रहा है कि ये एक जीरो सम गेम बन के उभर के निकल सकता है। अब जीरो सम गेम जो है ना, ये कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप इकोनॉमिक्स में भी देख सकते हो और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में भी देख सकते हो, जिसमें ये होता है कि अगर एक पार्टी को फायदा हो रहा है तो उस फायदे के बदले में दूसरी पार्टी को नुकसान होता है। तो ऐसे में ये चीज़ चाइना के द्वारा बताई जा रही है। तो पॉइंट जो था वो ये था, एक तो जीरो सम गेम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और दूसरी चीज़ आपको ये पता पड़ जाए कि चाइना क्या कर रहा है अभी। इसके अलावा आपको एक छोटा सा टास्क मिल रहा है, वो ये कि यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, यूएनएचआरसी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा गूगल करना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो राइट्स की चीज, मतलब यूएनएचआरसी की जो हेड है, उनके द्वारा ये कहा है कि इजराइल के द्वारा जो भी अभी कदम उठाए गए थे गाजा पट्टी पे, या फिर हमास के अगेंस्ट में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, वेस्ट बैंक में जो इजरायलीज के द्वारा एक्टिविटीज़ के चलते कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियंस को परेशानी होती है, तो बोला उसका कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तौर पे देखने की ज़रूरत है, और इजराइल को कहीं ना कहीं इसके लिए आप कह सकते हो कि वॉर क्राइम्स के बेसिस पे इजराइल के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स आगे बढ़नी चाहिए, ऐसे समथिंग बातचीत है। बट हमारे लिए काम की चीज़ है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में आपको पढ़ना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। हांगकांग को और वीक बनाने के लिए चाइना ने एक कदम और उठा लिया, वो ये कि जो वोटिंग पावर थी, जो कि असेंबली थी, हांगकांग एक सिटी स्टेट है, ठीक है, जो कि वहां पर चाइना का मेन, आप कह सकते हो कि चाइना की पेट्रोनेज वहां पर है। तो ऐसे में क्या हो गया, चाइना वहां पर अपनी प्रो बीजिंग कम्युनिटी को ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है कि हाँ, चाइना का सपोर्ट करने वाली जो कम्युनिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। तो उसके लिए क्या किया गया, जो वोटिंग राइट्स हैं, वोटिंग के बेसिस पे जो लेजिस्लेचर में सीट्स आती हैं उनके नंबर को तो रिड्यूस कर दिया, और जो नॉमिनेशन किया जाएगा चाइना की एक प्रो बीजिंग कमेटीज जो होंगी उनके द्वारा, वो नॉमिनेशन वाली सीट्स जो हैं वो बढ़ा दी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है यूके में, मतलब एचके में, हांगकांग में। इसके अलावा आप देख सकते हो पाकिस्तान के जो तालिबान है, तहरीक तालिबान, उसका लीडर, उसकी डेथ हो गई है। कुछ हमारे काम का है नहीं, पर मुद्दे जो थे हमने कुछ समरी लेनी थी वो हमने ले ली। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे एक भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला तो ये बताया हुआ आईपीओ में अचानक से इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आना, इससे क्या सेंस होता है समथिंग, तो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आईपीओस क्या होता है। जब भी कोई कंपनी नई नई मार्केट में उतरती है, मार्केट का मतलब मैं यहाँ बोल रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करती है और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है, तो पहली बार जो प्राइमरी मार्केट जो होता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो होते हैं, तो प्राइमरी मार्केट में जब उतरती है तो वो रिलीज करती है शेयर्स को, जिससे कि लोगों के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बाकी चीज़ें आप खुद से पढ़ोगे, मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैं करता नहीं हूँ। आप लोग अगर करते हो तो ज़रूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ काम का नहीं है। काम का है तो आईपीओस के बारे में थोड़ा सा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिटेल गेन कर लेना। दूसरी, ग्लोबल स्टडीज में ये बताया है कि कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन के चलते रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी गई, तो उसके चलते फिजिकल एक्टिविटीज रुक गई, और उसका असर क्या हो गया, फिजिकली लोग इनएक्टिव पहले ही थे और इनएक्टिव हो गए, तो दूसरी बीमारियों की
जड़ यहाँ पर है। वो क्या, अगर फिजिकली इनएक्टिवेट रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक ही घर में चार दीवारी में रहते हो तो कहीं ना कहीं आप एक टेंशन में चलते हो, सही सही में हाइपर टेंशन के चलते कहीं ना कहीं एंजाइटी बन रही है, तो ये भी एक चिंता की बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो एक स्टडी आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कोरोना ने पूरी जिंदगी को एक तरीके से रोक दिया, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं दूसरी बीमारियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया, अगर आपने खुद को चार दीवारी के अंदर पैक भी कर लिया तो। वजह फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, लाइवलीहुड अर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है, लोन पे लोन पे लोन, ब्याज पे ब्याज पे ब्याज, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, वो और प्रॉब्लम। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एंजाइटीज बढ़ती चली जा रही हैं। ये डेफिनेटली हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें देखो मेहुल चोकसी से रिलेटेड है, ये आप खुद से पढ़ोगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो उसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि साइक्लोन तो वीक पड़ गया, यास का स्ट्राइक हुआ। अभी हमने पूरा डिटेल देखा था, वीडियो डाल दिया मैंने साइक्लोन से रिलेटेड, देख सकते हो वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के। बाकी मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देखो उसको, अगर आपने पूरा देखा नहीं है वो वीडियो या आपको पता नहीं है उसका, जिसमें साइक्लोन से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर भी आ गया, नेम नॉमेनक्लेचर जो है, नाम कैसे दिए जाते हैं, अलग अलग रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बोला क्या जाता है, ओरिजिन क्या होता है, सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है मैंने, जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि यास साइक्लोन उड़ीसा में तो ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं बना, बट परेशानी का कारण अब बन रहा है कि जो साइक्लोन के साथ में समंदर से जो पानी आया, बे ऑफ बंगाल का जो पानी है, सलाइन वाटर जो है, नमकीन पानी जो है, वो खेतों तक पहुंच गया। आप यहाँ पे देखो, खेतों में जहाँ पे फ्रेश वाटर बेसिस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पर अगर सलाइन वाटर आ गया तो क्या होगा जी, डैमेज हो गई, ये फसल डैमेज हो रही है, और दूसरा इस पानी के चलते ये ज़मीनें हैं वो भी ख़राब हो गई हैं। अब इसके लिए एक छोटी सी चीज़ आती है कि जब 1971 में साइक्लोन आया था, तब एक एक्सपर्ट कमेटी ने ये कहा था कि हमें मैंग्रोव्स को प्लांट करने की ज़रूरत है। देखो मैंग्रोव्स एक तरीके की, आप देखोगे कोस्टल रीजन में एक प्लांट स्पीसी है, जिससे क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं इरोजन से भी प्रोटेक्शन मिलती है, तो जो ओशन से आने वाला वाटर है उसको कहीं ना कहीं वो रोकता है। तो ऐसे में मैंग्रोव्स का प्लांटेशन के लिए इस कमेटी ने रिकमेंड किया था, और उन मैंग्रोव्स की प्लांटेशन अभी तक भी प्रॉपर्ली नहीं की गई। तो रिजल्ट क्या हो गया, अभी भी 1971 के बाद में आज देखो 2021 में आप चल रहे हो, लगभग 40 साल बाद में भी हम उसी पीड़ा से पीड़ित हैं जिस पीड़ा से 40 साल पहले। तो क्या हमने क्या प्रोग्रेस की। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी विडंबना क्या आती है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 6 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर दिया। अरे भैया, आपने ऐसी परिस्थिति क्यों क्रिएट की जिससे कि ये 6 लाख लोगों को जाकर के वहाँ पर रहना पड़ा। अब आप बोलोगे कि रोजगार के लिए, तो रोजगार के लिए व्यवस्था वहाँ पर करो, बाकी चीज़ें तो आप कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ क्यों करवाते हो आप कोस्टल रीजन में। ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है। कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ, ठीक है, इनके बारे में कोस्टल जोन रेगुलेशन CZR, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगर आपके पास में शंकर IAS है तो उसमें अपडेट कर लेना, पहले UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च करो, इनसाइट्स IAS की या फिर किसी और विजन की तो नहीं होती, खैर ये कोई ना कोई वेबसाइट पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अलग अलग जोन्स को कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है, ये आपके मेंस में काम आ सकता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो कोस्टल जोन रेगुलेशन गाइडलाइंस जो अभी 2019 में आई थी, 2017 में थोड़ा सा पढ़े, बहुत दिन हो गए इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे पाता हूँ, तो आप उसको जरूर देखो, ठीक है ना, और आपको पता पड़ेगा कि कैसी कैसी एक्टिविटीज अलाउ की हुई हैं इन कोस्टल रीजन्स में। अब आप देखो, अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आप वहां पर अगर अलाउ नहीं करोगे तो क्या इस तरीके से जान माल की हानि हो पाएगी। अगर जान तो आपने बचा ली, पर माल का भी तो लॉस हुआ है ना। दूसरी तरफ मैंग्रोव्स का प्लांटेशन होना चाहिए, जबकि हमने क्या कर रखा है, इग्नोर कर रखा है कोस्टल इकोसिस्टम को। अगर वहां पर हमने ध्यान दिया होता तो क्या इस तरीके से ये बड़ी बड़ी समंदर की लहरों के साथ में समंदर का पानी आकर के हमारे खेतों को खराब कर पाता, नहीं ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड देखो, सुबह हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि कोविड के बाद में क्या करने की ज़रूरत है, तो उसमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर मेन फोकस देने की बात की थी राइटर्स ने। बहुत अच्छा आर्टिकल था वो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 30 जून तक कोविड गाइडलाइंस को एक्सटेंड कर दिया है। तो ये गाइडलाइंस जो एक्सटेंड की गई है वो यहाँ पर आप देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये इशू की जा रही है, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम है। और सबसे मेन बात वो ये है कि कौन से एक्ट के अंडर में है ये ऑर्डर्स है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो आ गया एक और टास्क आपके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस को देख लेना। UPSC एक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछती है।
सीधा सा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ये जो गाइडलाइंस अभी कोविड से रिलेटेड दी गई थी, ये कौन से एक्ट के अंडर में थी। अब आपको यहाँ पर एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक कोई भी एक्ट का नाम ले ले मान लो, ठीक है, तो ऐसे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो इस एक्ट के बारे में आप देखोगे, 2005 का एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, जानोगे। अच्छा एक्ट है ये, इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर चाहे अभी ये कोविड जैसी भी डिजास्टर ही कंसिडर होने लग गई, बाकी साइक्लोन से रिलेटेड हो, ड्रॉट्स हो, कहीं पे फ्लड्स हो, वो भी कहीं ना कहीं डिजास्टर में कंसिडर होती है। तो बेसिकली 2004 में जो सुनामी आई थी उसके चलते ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में। फिर मनमोहन सिंह सरकार हुआ करती थी, यूपीए फर्स्ट, ठीक है। तो आपके लिए टास्क जो है वो आप परफॉर्म जरूर करोगे, चेक जरूर करोगे, पढ़ोगे जरूर, नोट्स जरूर बनाओगे, नहीं तो फिर इस डिस्कशन का ज़्यादा मतलब निकलता नहीं है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे जो न्यूज़ हैं उनकी जिस्ट अगर देखें तो लॉकडाउन की वजह से जहां पर रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं लोगों पे, जहां पर हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात की उसमें प्रॉब्लम थी, तो दूसरी तरफ हमने देखा फिजिकल एक्टिविटीज़ रुक गई। तो तीसरा क्या है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो ट्रांजैक्शन हुआ करते थे वो ट्रांजैक्शंस भी कम हो गए, क्योंकि लोगों को जो चीज़ खरीदनी थी, बेचनी थी, कुछ भी करना था, उसके बजाय लोगों ने क्या सोचा, पैसे बचा करके रख लो, नहीं तो पता नहीं आने वाला टाइम कितना बुरा हो सकता है जब पैसे की शॉर्टेज बढ़ जाए और हम हैंड टू माउथ हो जाए, हमारे पास में कुछ पैसा ही ना हो पेट भरने के लिए भी। तो ऐसे में लोगों ने पैसा अपने हाथ में रखा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बहुत कम करने की कोशिश की। वो बात अलग है कि ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन ही हुए, बट फिर भी वो एकदम यूँ मानो कि बस मजबूरी आ गई, करना ही पड़ेगा, ये चीज़ बताई हुई है। साथ में ये बताया हुआ है कि देखो अभी सरकार को जो आरबीआई के द्वारा सपोर्ट किया गया है, बोलो उसके पीछे मेन जो वजह है वो ये कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अभी हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर बात करें तो उसमें क्या हो गया, जब डॉलर्स आरबीआई के पास में बहुत सारे हो जाते हैं या मार्केट में डॉलर्स बहुत सारे होते हैं, तो आरबीआई उस डॉलर को मैनेज करता है। तो ऐसे में उस मैनेजमेंट में आरबीआई को जो कमीशन बना, आरबीआई का जो पूरा एक मार्जिन बना, बोलो उसी मार्जिन, उसी सरप्लस को हमने गवर्नमेंट को दिया है। ऐसा कोई घाटे वाली चीज़ नहीं है, ये चीज़ इसमें बताई जा रही है। इसके अलावा 2000 के नोट 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में बिल्कुल एक भी नया नोट नहीं प्रिंट हुआ। 5000 के जो नोट हैं उनकी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी सर्कुलेशन, और 500 सॉरी, और 500 का नोट है ना, इसकी फेक करेंसी भी आप देखो, फेक सर्कुलेशन कितना 31.27% जो है वो अभी 500 के नोट जो है नकली हैं। आप देखो कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। इसके अलावा आप देखोगे एक भी न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हमें डिस्कस करना हो। ये बेलारूस वाला मुद्दा हमने कल देख ही लिया था, जहां पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन डीजीसीए ने क्या अलर्ट दिया था एयर इंडिया को और विस्तारा को कि भाई आप उधर से मत उड़ो, नहीं तो क्या है आपकी प्लेन को भी वहां पर अचानक से MiG-29 आएगा, रोक लेगा, बच के रहो। तो रशिया ने, फ्रांस ने भी अपनी तरफ से उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन लिए हैं। इधर यूके ने जो टैक्स डील है, G7 कंट्रीज़ आपको पता ही है, G7 जो मेन केवल रशिया को छोड़ दो, उसके अलावा जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ है सारे के सारे, केवल एक जापान है ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात की जाए तो, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो ये कर रही है कि कैसे भी करके टेक्निकल जाइंट कंपनीज़ के ऊपर लगाम लगाई जाए और उनको टैक्स देने के लिए मजबूर किया जाए, और एक इंटरनेशनली एक फिक्स रेट होनी चाहिए, जिससे कि अगर वो पैसा ज़्यादा कमा रही है तो उनको टैक्स तो देने के लिए हम लायबल बना सकें। ठीक है, तो ये सारा मुद्दा था। आप न्यूज़पेपर में जल्दी शेयर कर रहा हूँ, अभी टेलीग्राम चैनल पे पहले आप वीडियो देख लो, फिर उसके बाद में आप देख लेना। ठीक है, वीडियो तो खैर अभी तक आप देख चुके होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।